नमस्कार। देवगिरी विश्व संवाद केंद्र के माध्यम से सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत। भारतीय स्वातंत्र्य संग्राम में हैदराबाद मुक्ति संग्राम का अलग महत्व है। भारतीय स्वतंत्रता के लगभग 13 महीने बाद मतलब 17 सितंबर 1948 को निज़ाम राजवट पर पुलिस एक्शन के माध्यम से कार्यवाही करके वह भारतीय संघ राज्य में शामिल किया गया। यह संग्राम का केंद्र बिंदु मराठवाड़ा प्रांत था और इसीलिए सन 1997-98 में महाराष्ट्र राज्य सरकार ने इस संग्राम को मराठवाड़ा मुक्ति संग्राम संबोधित करने का फैसला किया और सरकारी अधिसूचना जारी की। तब से आधिकारिक तौर से इसे मराठवाड़ा मुक्ति संग्राम दिन से संबोधित किया जाता है। इस संग्राम के संदर्भ में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी समाज के सभी वर्गों तक पहुंचाना विश्व संवाद केंद्र अपना कर्तव्य मानता है और इसीलिए विश्व संवाद केंद्र की ओर से यह 3 दिवसीय व्याख्यानमाला मराठवाड़ा मुक्ति संग्राम गाथा प्रस्तुत करते हुए हमें आनंद हो रहा है। इस गाथा का प्रथम पुष्प एक साक्षात्कार के रूप में हम प्रस्तुत कर रहे हैं। इस साक्षात्कार में हमें मार्गदर्शन करेंगे श्री सुधीर उपाख्य आबा साहब देशपांडे। BE इलेक्ट्रिकल और MA इकोनॉमिक्स तक उनकी शिक्षा हुई है। वह गत 40 साल से प्रतिथयश उद्योजक रहते हुए भी विविध सामाजिक, सांस्कृतिक और शैक्षणिक संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। लघु उद्योग भारती के वह महाराष्ट्र राज्य के पूर्व अध्यक्ष व अखिल भारतीय उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। आबा साहब मराठवाड़ा मुक्ति संग्राम के सुवर्ण जयंती समारोह कार्यक्रम में सक्रिय थे और इस कार्यक्रम के वह सचिव भी थे। विविध संस्था संगठनों के अध्यक्ष पद, निर्देशक तथा ट्रस्टी भी वह रह चुके हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संघ चालक भी वो रह चुके हैं। आप स्वायत्त शासकीय तंत्र निकेतन के गवर्निंग काउंसिल के सदस्य तथा बोर्ड ऑफ स्टडीज़ के अध्यक्ष भी हैं। माननीय सुधीर जी का साक्षात्कार प्राध्यापक डॉक्टर शरदराव गंगाधर भोगले लेंगे। आप एक सेवानिवृत्त प्राध्यापक हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शहर कार्यवाह का दायित्व आपने निभाया है तथा देवगिरी विश्व संवाद केंद्र के वह संस्थापक सचिव है। मैं अभी कार्यक्रम की सूत्रें प्राध्यापक डॉक्टर शरदराव को सुपुर्द करता हूँ। माननीय सुधीर उपाख्य आबा साहब देशपांडे जी, मैं देवगिरी विश्व संवाद केंद्र की ओर से आपका सहर्ष स्वागत करता हूं। आज के इस वार्तालाप में, साक्षात्कार में मराठवाड़ा मुक्ति संग्राम यह अपना विषय है। यहाँ के ज़्यादातर बुजुर्ग लोग इसे हैदराबाद मुक्ति संग्राम कहते हैं, लेकिन हम मराठवाड़ा मुक्ति संग्राम कहना चाहते हैं। ये कहाँ तक योग्य है, कहाँ तक उचित है, इसके बारे में आपके विचार प्रकट कीजिए। ऐसा है, हैदराबाद स्टेट इसका शासक था निज़ाम, इसके लिए इसे निज़ाम स्टेट भी कहते हैं। यह हैदराबाद स्टेट होने की वजह से इसके टोटल 16 डिस्ट्रिक्ट थे, जिसके मराठी स्पीकिंग लोगों के 5 डिस्ट्रिक्ट मराठवाड़ा, कर्नाटक कानड़ी स्पीकिंग लोगों के 3 ज़िले थे और तेलुगु स्पीकिंग लोगों के 8 ज़िले थे। ये तेलंगाना था। तो ये ट्राइलिंगुअल स्टेट था। यहाँ हिंदू पॉपुलेशन 85% थी और बाकी 15% में 12-13% तक मुस्लिम थे और बाकी माइनॉरिटीज़ थे, अदर माइनॉरिटीज़ थे। तो इसमें केवल मुसलमान राजा निज़ाम था ऐसी ही बात नहीं थी, लेकिन उसका जुल्म ज़बरदस्ती का अमल था। इसमें बहुसंख्य होते हुए भी हिंदुओं के ऊपर अन्याय अत्याचार चलते रहे और इसका दौर इतना बढ़ते गया कि हिंदू स्वाभाविकता स्वभाव से ही सहनशील होते हुए भी उनमें रिवोल्ट करने की जो है भावना निर्माण हुई और बड़ा अच्छी तरह से उसके विरुद्ध, उनके अत्याचार और अन्याय के विरुद्ध आंदोलन छेड़ा गया। यह आंदोलन हिंदू महासभा, आर्य समाज, स्टेट कांग्रेस
ऐसे लोगों ने उसका नेतृत्व किया। स्टेट कांग्रेस के जो नेता थे स्वामी रामानंद जी तीर्थ, इनके नेतृत्व में स्टेट कांग्रेस का काफ़ी अच्छा दबाव निर्माण हुआ। स्टेट कांग्रेस को एक एडवांटेज ऐसा था इसमें कि भारत स्वतंत्र होने के ऑलमोस्ट ऐसे पॉइंट पर आ गया था कि अभी भारत स्वतंत्र होगा और वहाँ का गवर्नमेंट जो है वो कांग्रेस पार्टी का होगा, यह था ही। और यह स्टेट कांग्रेस होने की वजह से इसका फ़ायदा स्टेट कांग्रेस को मिलने लगा था। हिंदुओं के ऊपर अन्याय हो रहा था, इसके लिए हिंदू महासभा, आर्य समाज, इन्होंने इसमें पार्ट लेना यह भी स्वाभाविक था। तो उस समय यह बात नहीं थी कि ये कौन सी भाषा के लोग हैं और क्या कर रहे हैं। सब लोगों का पॉइंट एक ही था कि अपने को निज़ाम के अगेंस्ट में, इसके अगेंस्ट में यूनाइट होना है, एक होना है और एक होके अपने को उसका मुकाबला करने का है, यही था विषय। लेकिन आज स्थिति क्या है कि इसके बाद में भारत सरकार ने कोई एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग की वजह से यह हैदराबाद की जो है विश्ववल्ली जिसे कह सकते हैं, इसको जड़ से ख़त्म करने के लिए ये हैदराबाद संस्थान का 3 भागों में उन्होंने इसका डिवीज़न करना ऐसा उचित समझा, जिसकी वजह से ये हैदराबाद संस्थान की जो डिविजिव ऐसी पॉलिसी थी वो न रहे। तो इसके बाद सभी भाषाओं के भाषावार प्रांत रचना हो गई, तो उसका फ़ायदा लेके ये हैदराबाद के 3 भाग हो गए और मराठवाड़ा जो है महाराष्ट्र में शामिल हुआ। कर्नाटक के जो 3 ज़िले थे वो कर्नाटक में शामिल हो गए और आंध्र प्रदेश में तेलंगाना के 8 ज़िले उसमें शामिल हो गए। तो इस वजह से अब मराठवाड़े के जो लोग हैं, ये लोग आज के जो लोग हैं, इन्हें ये मालूम ही नहीं है कि हैदराबाद संस्थान क्या था और कौन था। और हैदराबाद, अगर हम ऐसा बोलेंगे कि हैदराबाद मुक्ति संग्राम, तो इन्हें ये पता नहीं है कि हैदराबाद के मुक्ति संग्राम के लिए हम क्यों उसमें पड़े और हमारा क्या उससे संबंध है, हमारा क्या लोकस स्टैंडी है, ये इनकी समझ में ही नहीं आएगा। नई जनरेशन है, इसे हैदराबाद से क्या मतलब। तो इसकी वजह से अगर यह मुक्ति संग्राम, क्योंकि कोई भी अगर अपने को आंदोलन करने का है तो यहाँ पर इसका शत्रु क्या है उसकी करेक्ट जानकारी रहनी बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए और यूनिटी के लिए कोई ना कोई तो भी ऐसा एक साधन लगता है, तो यह साधन मराठवाड़ा ही हो सकता है। तो मराठवाड़ा का आंदोलन है, मराठवाड़े को मुक्ति मिल गई, क्योंकि भारत स्वतंत्र तो 15 अगस्त 1947 को हुआ, लेकिन तब भी हम जो है यहाँ के लोग जो है वो पारतंत्र में ही थे और इन्हें स्वातंत्र्य जो मिला, इनको जो मुक्ति मिली, यह 17 सितंबर 1948 को मिली, यानी बराबर 13 महीने बाद अपने को मुक्ति मिली। तो यह मुक्ति जो मिली, यह मराठवाड़ा मुक्त हो गया, उसमें स्वाभाविक है हैदराबाद मुक्त हो गया, तो हैदराबाद के लोग वहाँ पर आंदोलन करेंगे। उसको अगर आंदोलन करना है, उन्हें अगर उसकी यादगिरी करना है, कोई आगे भी कार्यक्रम बढ़ाने हैं, तो वो नाम से करेंगे। कर्नाटक के तो 3 डिस्ट्रिक्ट्स है, वहाँ की पॉपुलेशन भी काफ़ी कम थी, तो इसकी वजह से उनका विचार करने के बजाय अगर समझो अपने को इसका कोई फ़ायदा लेने का है, इससे कोई सीख लेने की है, सबक लेने का है, तो उसके लिए मराठवाड़ा नाम ही उचित रहेगा और उसकी तरफ ही हमें एफिनिटी रहेगी। यह सोचकर, पूरा सोच विचार करके 98 में मराठवाड़ा मुक्ति संग्राम का जो स्वर्ण जयंती हो गई, तो उस समय यह निर्णय लिया गया सब लोगों ने विचार करके कि इसको नाम मराठवाड़ा मुक्ति संग्राम ही देंगे। और उस समय जो शासन था उसमें
मनोहर जोशी जी मुख्यमंत्री थे तो गवर्नमेंट ने जीआर पास किया है कि इसे ऑफिशियली हैदराबाद मुक्ति संग्राम न कहते हुए मराठवाड़ा मुक्ति संग्राम इसी नाम से कहा जाएगा। तो आज भी अपने जितने सर्कुलर निकलते हैं और इसके जो ध्वजवंदन के जो सर्कुलर निकलते हैं, गवर्नमेंट के जो कोई भी कार्यक्रम होते हैं, उसमें सब तरफ मराठवाड़ा मुक्ति संग्राम दिन ऐसा ही बोला जाता है और यही लिखना कंपलसरी कर दिया है। और ये करने की वजह से यहाँ के जो नई पीढ़ी है उसे इस संग्राम के बारे में कुछ न कुछ तो भी एफिनिटी, आत्मीयता निर्माण हुई है, ऐसा हमारा अनुभव है। हैदराबाद रियासत का यह जो जटिल प्रश्न था, ये जो जटिल समस्या थी, उसको सुलझाने में स्वर्गीय वल्लभ भाई जी पटेल, जिन्हें हम लोह पुरुष करके ज़्यादा जानते हैं, उनका तो योगदान महत्वपूर्ण है, यह हम सभी लोग जानते हैं। लेकिन मुझे ये जानना अच्छा लगेगा कि और कौन से नेता ऐसे हैं कि जिनका और बहुत महत्वपूर्ण योगदान इस जटिल समस्या का हल निकालने में हुआ है। हैदराबाद स्टेट निज़ाम स्टेट था। जब भारत स्वतंत्र हुआ 15 अगस्त 1947 को, प्राइम मिनिस्टर, पंतप्रधान पंडित नेहरू थे। भारत के बहुतांश सभी स्टेट्स, प्रिंसली स्टेट जो थे, संस्थान जो थे, उन्हें सरदार वल्लभ भाई पटेल जो गृह मंत्री बाद में बने, उनकी नेतृत्व में सभी स्टेट्स ऑलमोस्ट भारत में शामिल हुए और जो पाकिस्तान जाना चाहते थे वो पाकिस्तान में शामिल हो गए। लेकिन 2 स्टेट्स ऐसे बचे कि जो न तो भारत में शामिल हुए न पाकिस्तान में शामिल हुए, वो थे कश्मीर और हैदराबाद। कश्मीर का इशू तो सब लोगों को मालूम है, हैदराबाद का इशू भी मालूम है। हैदराबाद में ऐसा था, बहुसंख्यक प्रजा जो है वो हिंदू थी और शासक जो है वो मुसलमान था। कश्मीर में उसके विपरीत परिस्थिति थी, वहाँ पर बहुसंख्यक प्रजा मुसलमान थी और वहाँ का शासक जो है वो हिंदू था। और ये 2 स्टेट वो भारत में या पाकिस्तान में शामिल होना नहीं चाहते थे। निज़ाम स्टेट के निज़ाम का ऐसा मनोदय था कि मैं स्वतंत्र रहूं, और उसके वैसे करतूतें भी चल रही थी। तो उसकी करतूत ऐसी थी कि उसने यूएनओ में भी एप्लीकेशन डाल दिया था कि ये भारत सरकार मुझे ज़बरदस्ती से अपने में सम्मिलित करना चाहता है और मुझे स्वतंत्र रहने का है। ऐसा उसने एक उसकी तरफ से सिक्योरिटी काउंसिल को भी भेजा था प्रस्ताव, और उसने काफ़ी सारी फौज भी जमा की थी और हथियार भी जमा करना शुरू किए थे, और उसका ज़बरदस्ती का अमल भी चल रहा था, लोगों पर अन्याय अत्याचार भी हो रहे थे। तो जितनी जल्दी से भारत में इसे सम्मिलित करेंगे वो अच्छा हो जाएगा। एक तो हैदराबाद संस्थान की सेंट्रल पोजीशन थी, तो अगर यहाँ पर ऐसा ही एक प्रॉब्लमेटिक स्टेट हो गया तो आगे चलकर यह लॉ एंड ऑर्डर का बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। यह सोचकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में विचार चल रहा था, उन्होंने पूरी तैयारी कर दी थी कि निज़ाम को मनाए और वो भारत में शामिल हो जाए। लेकिन निज़ाम अड़िग था, वो इसके लिए बिल्कुल ही तैयार नहीं था, किसी भी हालत में इसके लिए तैयार नहीं था। यहाँ तक उसको प्रलोभन दिया था कि अगर तुम भारत में शामिल हो गए तो हम तुम्हारा जो है पोजीशन उसको बरकरार रखेंगे, तुम एक स्टेट के हेड बोल के रहेंगे। लेकिन यह प्रस्ताव भी उसने ठुकरा दिया था। सेंट्रल गवर्नमेंट में लोगों को ऐसा लग रहा था, सभी मिनिस्टर्स को, कि ये उसको हेड ऑफ स्टेट करने का जो प्रस्ताव दे रहे हैं ये भी गलत है, अगर उसको रखेंगे वहाँ पर तो वो प्रॉब्लम करेगा। तो इसके लिए हैदराबाद स्टेट को बाय फोर्स, अगर वो मानता नहीं है तो उसको बाय फोर्स जो है इसमें शामिल किया जाए।
तो यह सब जिम्मेदारी जो थी वो एज अ प्राइम मिनिस्टर पंडित नेहरू पर थी और एज अ होम मिनिस्टर इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। आपने बिल्कुल सही कहा कि इसके लिए जो है इसके पूरे जो शिल्पकार है उसका श्रेय 100% श्रेय जो है वो सरदार पटेल जी को ही जाता है। लेकिन सरदार पटेल जी की उस समय पर्सनल हेल्थ जो है वो बहुत ख़राब थी, वो बीमार चल रहे थे और पंडित नेहरू जो है नए नए प्राइम मिनिस्टर बने थे और उनका सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट जो है वो फॉरेन अफेयर्स में था और वो कश्मीर के होने की वजह से कश्मीर स्टेट में भी उनका बहुत इंटरेस्ट था। तो यह सब सोचकर उस समय के सेंट्रल मिनिस्टर जो थे उसमें एक तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर वो लॉ मिनिस्टर थे और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो इंडस्ट्रीज मिनिस्टर थे, कैबिनेट मिनिस्टर थे, ये दोनों ने मिलकर ऐसा विचार किया कि अगर यह इशू अगर नेहरू जी के पास में दिया जाए तो हो सकता है वो बहुत बिजी होने की वजह से इसे वो उतना ठीक ढंग से जो है वो न्याय नहीं दे सकेंगे। तो इसकी 100% जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी यह हम सरदार पटेल पर ही रखेंगे। तो ये करना मुश्किल था क्योंकि प्राइम मिनिस्टर थे। तो इसके लिए इन्होंने दोनों ने मिलकर एक स्ट्रैटेजी बनाई और यह स्ट्रैटेजी ऐसी थी कि कैबिनेट में इसके लिए इशू लाया जाए कि दोनों स्टेट जो है ये कॉम्प्लिकेटेड स्टेट्स है और दोनों की तरफ ध्यान देना नेहरू जी को मुश्किल हो जाएगा। तो नेहरू जी उनको इंटरेस्ट होने की वजह से कश्मीर का इशू सॉर्ट आउट करेंगे और इसकी हैदराबाद स्टेट की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो सरदार पटेल की ओर रहेगी। तो लेकिन ये कैसा होगा, तो हम ये सब करेंगे अरेंज, हम इसको उठाएंगे। तो उन्होंने सरदार पटेल जी इसके साथ में जाकर मुलाकात की और उन्हें कहा अगर ऐसा हो गया तो आप इसे एक्सेप्ट कीजिए, हिचकिचाहट मत कीजिए, नहीं तो यह टल जाएगा। तो यह पूरा मामला जो है वो बलराज मधोक जी ने जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का चरित्र लिखा है, इसमें यह पूरा किस्सा अतिशय रोचक पद्धति से इसमें आ गया है। तो वैसा ही हुआ। फिर अगली कैबिनेट मीटिंग में जब यह सब्जेक्ट निकला तो उसके ऊपर इन्होंने ऐसी ही बात की कि ये हो सकता है कि इसके लिए बहुत टाइम जाएगा, इतना समय नेहरू जी व्यस्त है, विदेश विभाग उनकी तरफ होने की वजह से उनको जो है टूर्स करने पड़ते हैं इंटरनेशनल, तो इसके लिए सरदार पटेल की तरफ दिया जाए। तो नेहरू जी भी काफ़ी जो है वो डिप्लोमेटिक थे। उन्होंने कहा कि मैं जितना व्यस्त हूँ उससे भी ज़्यादा सरदार पटेल व्यस्त है, तो उनकी तरफ भी कैसा ये कर सकेंगे। तो सरदार पटेल जी को उन्होंने पूछा क्या आप इसको संभाल सकेंगे, तो पहले ही डिसाइड हुआ था। वैसे सरदार पटेल जी ने कहा हाँ मैं संभाल लूँगा, और इस तरह से यह विषय जो है वो सरदार पटेल जी के पास आ गया और इनका आधा काम तो उस समय हो गया था। फिर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने यह किया कि अब यह जो एक्शन हम लेने वाले हैं मिलिट्री एक्शन, क्योंकि निज़ाम तो बस में नहीं आ रहा है और उसने फॉरेन पावर्स के साथ में यहाँ तक कि इंग्लैंड के साथ में भी उनकी हाई कमांड, वहाँ के राजा महारानी, इन लोगों से भी कांटेक्ट किए हैं और इसने काफ़ी डकैत लोगों से भी डकैती करके जो वेपन्स बेचते थे उनके पास से काफ़ी वेपन्स भी ला रहा है। तो जल्दी से यह एक्शन लेनी पड़ेगी और वो मिलिट्री एक्शन लेनी पड़ेगी। तो हम अगर इसे मिलिट्री एक्शन कहेंगे तो फिर वो इंटरनेशनल इशू हो जाएगा, क्योंकि मिलिट्री भेजना है तो वो बाद में यह कह सकता है यूनो में, और ऑलरेडी उसने यूनो में एक ऑलरेडी एप्लीकेशन करके रखी है सिक्योरिटी काउंसिल में। तो ये मिलिट्री एक्शन करेंगे तो इंटरनेशनल प्रॉब्लम हो जाएगा और जैसा कश्मीर का बन गया वैसा नहीं होना। तो इसके लिए कुछ तो भी रास्ता निकालना पड़ेगा। तो मेरा सुझाव ऐसा है, डॉक्टर अम्बेडकर जी ने कहा
कि इसे हम पुलिस एक्शन कहेंगे। तो पुलिस एक्शन अगर कहेंगे तो डोमेस्टिक इशू हो जाता है, लॉ एंड ऑर्डर का इशू हो जाता है, और इसमें ग्लोबल कोई ओपिनियन होने का सवाल नहीं आता है। तो यह भी स्वीकार किया गया और इसे पुलिस एक्शन कहा गया। तो डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ये दो जो कैबिनेट मिनिस्टर थे उस समय और दोनों बड़े नेशनलिस्ट थे, तो इनकी वजह से यह काम हो गया। और मुझे ऐसा लगता है कि इनका योगदान बहुत ज़्यादा है। हैदराबाद रियासत की समस्या के बारे में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक पूजनीय डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार जी तथा द्वितीय सरसंघ चालक पूजनीय गोलवलकर गुरुजी, इनकी क्या भूमिका थी, इसके ऊपर कुछ मालूमात आप दे सकते हैं? हैदराबाद स्टेट, इसके लिए जो काम चल रहा था, आंदोलन चल रहा था, मुक्ति संग्राम चल रहा था, इसके लिए एक बड़ा सत्याग्रह हुआ 1938 में। उसका नाम वंदे मातरम आंदोलन था और इसका एक केंद्र, मुख्य केंद्र ही कह सकते हैं, यह औरंगाबाद शहर भी था। इस वंदे मातरम आंदोलन के लिए स्थानिक लोगों ने तो काफ़ी उत्साह लिया ही था, लेकिन बाहर से भी लोग बहुत आए और वंदे मातरम होने की वजह से इसको पूरे भारत में से इसको समर्थन मिला था। यहाँ तक कि साउथ इंडिया और पंजाब वगैरह से भी लोग आए, आर्य समाज के भी काफ़ी लोग आए, हिंदू महासभा के लोग दिल्ली और अन्य राज्यों प्रांतों से भी आए थे। तो यह 1938 का जो आंदोलन है यह बहुत बड़ा चला। इसमें लोगों ने पार्ट लिया था, इसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भी पार्ट लिया था, लेकिन संघ के नाम से हैदराबाद स्टेट में उस समय काम नहीं चलता था। जगह जगह पर जो व्यायामशालाएं चलती थी उनके नाम से ही यह काम चलता था। आपको ज्ञात होगा कि संघ के उस समय के नेता, संघ चालक जो थे माननीय प्रहलाद जी अभ्यंकर, तो इन्होंने भी उसमें पार्ट लिया था। उन्हें उसके लिए बाद में अरेस्ट भी किया था और उन्हें जेल भी जाना पड़ा था। और यह इसमें काफ़ी लोगों ने भाग लिया था। हिंदू महासभा है, आर्य समाज है, स्टेट कांग्रेस है, सब लोगों ने पार्ट लिया था ये वंदे मातरम में। लेकिन बाहर की जो भारत की जो कांग्रेस थी, इसके नेता महात्मा गांधी थे। महात्मा गांधी जी ने 1938 में ही डिसीजन दिया। यह आंदोलन शुरू हुआ था, वंदे मातरम के लिए पूरी तैयारी हो गई थी, सत्याग्रह की पूरी तैयारी हो गई थी और गांधी जी ने आदेश दे दिया कि इसको विड्रॉ किया जाए। तो स्टेट कांग्रेस जो है वो इसकी एफिलिएट, एक्चुअली दोनों सेपरेट थे, हैदराबाद स्टेट कांग्रेस और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी। इसका वैसे रियलिटी में कोई रिलेशन नहीं था, लेकिन ये उसका पार्ट एंड पार्सल की जैसी काम करती थी। तो कांग्रेस ने जब, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने जब डिसीजन दिया महात्मा गांधी जी ने कि यह विड्रॉ किया जाए, वंदे मातरम का आंदोलन नहीं छेड़ा जाएगा, सत्याग्रह में पार्ट नहीं लेंगे, तो उस सत्याग्रह में पूरा पार्टिसिपेशन जो रहा वो हिंदुत्ववादी लोगों का ही रहा, जिसमें संघ का काफ़ी योगदान था। संघ के नाम से नहीं चलता था, जगह जगह पर जो नाम से संघ के कार्यक्रम चलते थे वो लोगों ने काम किया। डॉक्टर हेडगेवार जी ने इस आंदोलन के लिए लोगों को प्रेरित किया था कि वो विदर्भ से ज़्यादा संख्या में और महाराष्ट्र के लगकर जो बॉर्डर के जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ से ज़्यादा संघ के स्वयंसेवक इसमें शामिल हो जाए। तो विदर्भ से जो स्वयंसेवक निकले थे और उनकी टीम्स आ रही थी, तो उन्हें वो विदाई देने के लिए आरवी बोल के जो गांव है, वो आरवी तक डॉक्टर हेडगेवार जी पैदल चलते हुए वहाँ पर आए थे और उन्होंने उन्हें विदाई दी थी। इसका उल्लेख उनके चरित्र में लिखे वाला है।
डॉक्टर हेडगेवार जी के बाद में जब ये आंदोलन बढ़ा चला और हैदराबाद में भी सत्याग्रह होने लगे, तो उसमें भी विदर्भ से लोग आए, मराठवाड़े में से लोग गए, बाकी के डिस्ट्रिक्ट्स में से, शोलापुर में से भी लोग गए और संघ के कार्यकर्ता इसमें काफ़ी संख्या में आए। आर्य समाज के आते थे, हिंदू महासभा के भी आते थे। तो इनके लिए एक औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में उस समय दत्तोपंत देशपांडे नाम के एक वकालत की पढ़ाई करने वाले हैदराबाद के छात्र थे। बाद में वो अच्छी तरह से फौजदारी वकील बने, जालना में उनका ऑफिस और घर था। तो दत्तोपंत देशपांडे और द.मा. देशमुख ये दो स्वातंत्र्य सैनिक है कि जो इसमें काफ़ी इन्होंने काम किया। तो ये संघ से संबंधित थे। ये हमेशा विदर्भ में जाकर, नागपुर जाकर उनसे सलाह मशवरा करते थे और इन्हें गुरुजी से भी काफ़ी मिलता था मार्गदर्शन। एक जो शिविर बना अकोले में, महाशिविर बना उस समय जब भारत स्वतंत्र हुआ था, लेकिन हैदराबाद पारतंत्र में था, तो वहाँ तब एक अकोला में महाशिविर बना। तो उस महाशिविर में एक विषय पूरा हैदराबाद मुक्ति संग्राम इसके ही ऊपर रखा गया था और उसमें दगो देशपांडे, दत्तोपंत देशपांडे ने उसमें एक भाषण भी दिया था और गुरुजी ने उसी शिविर में स्वयंसेवकों को कि सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस आंदोलन में सहभाग ले, क्योंकि निज़ाम का स्टेट अगर मध्य भारत में ऐसा बना रहा और भारत के विरुद्ध षड्यंत्र करने वाला, विषवल्ली फैलने वाला ऐसा अगर स्टेट बना रहा यहाँ, तो वह देश के लिए घातक हो जाएगा और इसके लिए हमें पूरी तरह से प्रयत्न करने हैं। अभी मैं यहाँ पर एक और आपके ध्यान में लाना चाहूँगा और श्रोताओं को भी ध्यान में देना पसंद करूँगा कि डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी ने जो पुलिस एक्शन इसको कहो और मिलिट्री एक्शन मत कहो, यह बोल के अपने ऊपर बहुत बड़े उपकार किए हैं और जिसकी वजह से यह इशू लॉ एंड ऑर्डर का होकर लोकल इशू बोल के रह गया और इसको ग्लोबल इशू नहीं बना। यह उनका बहुत बड़ा योगदान है। वैसे ही और एक भिन्न पहलू पर उन्होंने इतना बड़ा योगदान अपने को दिया है कि जिसका हम कभी भी जो है वो भूल नहीं सकेंगे। तो डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी ने उस समय दलित लोग निज़ाम की ओर से जा रहे थे और निज़ाम के अगेंस्ट में जो काम चल रहा था उसमें दलितों का सहभाग बहुत कम था। तो डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी ने जितना हो सके उतने प्रयत्न किए, लोगों को खत लिखे और अपने मीटिंग्स में भी कहा कि निज़ाम यह भारत माता का शत्रु है और इसके लिए हमें अपने अंदर की इंटरनल जो डिफरेंसेस है इसको ध्यान में न रखते हुए निज़ाम अपना भारत माता का शत्रु होने के कारण इस आंदोलन में भाग लेना चाहिए। तो लोगों ने कहा कि हमारे ऊपर यहाँ के लोगों ने बहुत बड़े समय से जो है हमारे ऊपर अन्याय किया है और यह समय है कि उनको हम सबक सिखा सकते हैं। तो डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी का सीधा उसमें उत्तर था कि यह गलत है और यहाँ अपना समाज एक है और हिंदुस्तान के राज्य घटना में ऐसा हमने लिखा है कि कोई भी संस्थानिक जो है यह या तो हिंदुस्तान में शामिल होना चाहिए या उसने पाकिस्तान में तो भी जाना चाहिए। तो यह हिंदुस्तान में शामिल होने का हिंदुस्तान का पार्ट एंड पार्सल है। तो यह अगर सेपरेटिज्म करेगा तो इसके यह भारत माता के अगेंस्ट है। तो अपना कर्तव्य है, हम जो है वो यहाँ अपना कर्तव्य निभाएंगे और सभी लोगों के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर लड़े। इतने ऊपर उन्होंने एक मोरे नाम के जो यहाँ के दलित नेता थे उनको एक स्पेशल लेटर लिखकर कहा है कि हम इस आंदोलन में रहे, हमारी पूरी ताकत लगा कर रहे, हम पूरे समाज के साथ में रह कर आंदोलन करें और किसी भी हालत में मेरा यह आग्रह का विषय है कि हमारा नाम
हमारे दलित समाज का नाम जो है वो राष्ट्र विघातक निज़ाम के साथ में न लग जाए और हम जो है देश प्रेमी ऐसे समाज के साथ में रहे, यह मेरा आग्रह है। ऐसा सुस्पष्ट उल्लेख उस पत्र में लिखा है। तो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी की वजह से दलित समाज यह निज़ाम के साथ में नहीं गया और यह मुक्ति संग्राम जो है सफल हो गया। तो हम डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के दोनों कारणों की वजह से इसमें हम ऋणी रहेंगे। अब्बास साहब जी, आपने बड़े ही विस्तार से और रोचक ढंग में ये नई पीढ़ी के लिए कई नई बातें आपने बता दी है। बोलने में आपने कुछ कासिम रज़वी और रज़ाकार ऐसा उल्लेख भी किया है और आपने कहा कि ये राजवट कुछ अच्छी नहीं थी, जुल्म ज़बरदस्ती का माहौल था। और पुराने लोग कहते भाई ये क्या रज़ाकारी चल रही है, क्या चल रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि ये रज़ाकार कासिम रज़वी क्या कर रहे थे, सिर्फ निज़ाम को मदद कर रहे थे या और कुछ कर रहे थे, इसके बारे में थोड़ा सा आप हमें उद्बोधित करेंगे तो अच्छा रहेगा। रज़ाकार यह एक गैर मिलिट्री ऐसी संगठना बनाई थी निज़ाम ने। यह थी मुसलमानों की, मुसलमान लोगों की इसमें वो भर्ती करते गए। कासिम रज़वी उसका उस समय का लीडर था। इसे इत्तेहादुल मुसलमीन यह उसका नाम था संगठना का। लेकिन जो सैनिक उनके थे उन्हें रज़ाकार कहते थे। यह एक वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन के जैसी थी, लेकिन निज़ाम उसको पूरा पैट्रनेज देता था। निज़ाम के पास में जो मिलिट्री थी वो कुछ 20-25 हज़ार लोगों की ही मिलिट्री थी, ऐसा कहीं जगह पर लिखे वाला आता है। लेकिन ये रज़ाकारों की जो संख्या है वो 2-3 लाख थी, ऐसा भी लिखे जाता है। तो ये रज़ाकार जगह जगह पर कोई बन सकते थे, इनका कोई ऑफिशियल रजिस्टर वगैरह कोई नहीं होने की वजह से जो उठा वो रज़ाकार बन सकता था। तो मुसलमान लोग थे, उनका गवर्नमेंट का पैट्रनेज होने की वजह से ये हिंदुओं के ऊपर बहुत बड़े अत्याचार करते थे। सभी तरह की लूटपाट चल रही थी और महिलाओं के ऊपर अत्याचार भी बहुत होते थे। उनके साथ में जो इलीगल जो व्यवहार है वो भी होते थे, उनके ऊपर अत्याचार होते थे, उनके ऊपर उनका पलायन भी करवाते थे। तो यह सब चीज़ें चल रही थी। तो महिला अत्याचार, जुल्म ज़बरदस्ती, लूटपाट ये करना इनका डेली काम ही बन गया था। और ये आए हुल्लड़बाजी करके, ये सब लूट माट करके महिलाओं को तकलीफ़ देके फिर चले गए दूसरे गांव। पुलिस यह सब देखते रहती थी और उनको शायद उनकी तरफ से इंस्ट्रक्शन भी होते हुए होंगे, लेकिन पुलिस का और उनका काम चलता रहा। ऑफिशियली निज़ाम का कहना ऐसा था कि यह रज़ाकार मेरी संगठना नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उनके ऑफिशियल गैजेट में अभी दिया है और वो ऐसा है कि एक लेटर पकड़ा गया था इनका निज़ाम की ओर से, सेक्रेटरी की तरफ से गए वाला लेटर। उसमें वो लिखता है कि हम आपको मिलिट्री तो नहीं दे सकते, मिलिट्री मैन देना मुश्किल है, लेकिन हम आपको 200 रज़ाकार भेज सकते हैं। ऐसा जब ऑफिशियली सेक्रेटरी लेवल पर से लिखता है, इसका मतलब यही हुआ कि यह जो ऑर्गेनाइजेशन है ये उनकी पैट्रनेज की थी और उनका ही पार्ट एंड पार्सल थी। तो इनको कोई पूछने वाला नहीं था, रोकने वाला नहीं था, इनको कोई ऑडिट नहीं था। कितने भी पैसे इधर से उधर अगर लिए तो भी ये मुश्किल होती थी। तो इसके लिए बहुत चला। अब देखो, इनके अत्याचार का स्वरूप ऐसा रहा कि गंगाखेड़ के पास में, परभनी डिस्ट्रिक्ट में, वसमत तहसील में एक जगह पर
कुएं में हिंदू लोगों को इकट्ठा करके डाल दिया, एक के ऊपर डाल दिया, फेंक दिए हिंदू लोग, स्त्री पुरुष नागरिक सभी फेंक दिए। तो एक गांव की तो ऐसी है कि वहाँ की 500 लोक संख्या थी, तो उसमें के 5 लोगों को छोड़कर वो कुएं में पूरा डाल दिया, ऊपर से कड़वा रख के उसको जो है आग लगा दी और वो सब लोग अंदर जलकर भस्म हो गए, मर गए। ऐसा अनेक गांवों में हुआ। और यहाँ के वो 5 लोग क्यों बचे, तो वो बाहर खेती में गए थे, बाहर गांव गए थे, इसके लिए 5 लोग ही बच गए। तो ये कोई पूछने वाला था नहीं था, उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं हुई, उसकी कोई इंक्वायरी नहीं हुई। बहुत जब बाद में इतना उसके लिए अगेंस्ट में आंदोलन हुआ, इसका कारण यही है कि जगह जगह पर ऐसे होता था। लोहा तालुका, लोहा अभी तालुका बना है, वो पहले कंधार तालुके का पार्ट था। तो लोहे में एक नलगे नाम के जो है वो सराफ थे वहाँ पर, और बहुत सारी उनके पास में संपत्ति थी, अच्छे मालदार लोग थे। तो उनके फैमिली का एक बहुत बड़ा वाड़ा था वहाँ पर, तो वो वाड़ा था, बाकी और 2-4 लोगों के वाड़े थे, व्यापारी लोग थे। तो इनको एक दिन इन्होंने आके लूट लिया और पूरे लोगों को एक एक करके मार डाला। उनकी जो महिलाएं थी वो उनको बचाने के लिए आक्रोश कर रही थी, उसको कोई सुना नहीं, उन्होंने सभी लोगों को मार दिया, औरतों के साथ में बेइज्जती की, और बाद में वो पैसे लेके लूट करके चले गए। उसके बाद में पुलिस आई और उन्होंने कुछ नहीं किया उसके लिए। तो वहाँ के एक मिर्ज़ा नाम के तहसीलदार थे, उन्होंने ये एक किताब लिखी है, इसमें पूरे डिटेल्स आए हैं, और उसके रेफरेंस से अनंतराव भालेराव जी का जो किताब है उसमें है, और नरहर कुरुंदकर का जो एक ये मुक्ति संग्राम के ऊपर ही किताब है, उसमें ये सब रेफरेंसेस आए वाले हैं। तो ये फरीद मिर्ज़ा नाम का जो वहाँ का नायब तहसीलदार था, ये वहाँ पर उसके लिए गया और इन्होंने बहुत उसके साथ में आक्रोश किया लोगों के लिए, और बोला, ये पुलिस वालों को उसने पूछा कि तुम क्या कर रहे थे, ये इतना अन्याय अत्याचार हुआ तो तुम क्या देख रहे थे, इसको विटनेस बनकर रह गए थे, ये सब वो फरीद मिर्ज़ा ने बोला। और उसने एक रिपोर्ट लिखकर भी वो हैदराबाद में निज़ाम के पास में भेज दिया, लेकिन निज़ाम ने उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं ली, क्योंकि ये उसके इंस्टिगेशन के ऊपर काम करते थे। तो बाद में फरीद मिर्ज़ा इतना इसके लिए उद्विग्न हो गया कि उसने अपनी नौकरी का रेसिग्नेशन दे दिया। उसका ये किताब है, उसमें ये पूरे जो रज़ाकारों के कारनामे हैं उनके डिटेल्स आए वाले हैं, और वही डिटेल्स अनंतराव भालेराव और नरहर कुरुंदकर के ग्रंथ में आए हैं, और उसके ऊपर से ये सब अपने लोगों को आज ऑफिशियली ये मालूम हुआ है। तो ऐसे अत्याचार जो चल रहे थे रज़ाकारों के, ये इनके पास में बंदूकें रहती थी, इनके पास में तलवारें रहती थी, और लोग जो है वो निशस्त्र थे, वो प्रतिकार नहीं कर सकते थे इनका, और इनके लिए अत्याचार अन्याय सहन करने के और कोई पारा नहीं था इनके पास में। और ये रज़ाकार आ रहे हैं ऐसा मालूम पड़ा तो लोग सब छोड़कर अपने घर के लोगों को लेके अपने अपने खेत में जाते थे, और गांव जो है वो खाली हो जाता था, वो लोग आके लूटपाट करके भी चले जाते थे, जो मिला उसको मारा। यह अमल इतना चला, फिर बाद में इसीलिए रिवोल्ट हो गया और ये मुक्ति संग्राम हुआ। तो बाद में वह यशस्वी हुआ। इसका कारण ये है कि बहुसंख्य लोगों को बहुत तकलीफ़ हुई, और केवल ये तकलीफ़ इसके लिए थी कि वो मुसलमान नहीं थे, इसके लिए तकलीफ़ हुई, मुसलमानों को कोई तकलीफ़ नहीं हुई। तो इसका कारण यही है कि ये जो अमल हो रहा था ये मुसलमान राजा के इशारे पर चल रहा था। ऐसी यह गैर मिलिट्री ऐसी ये रज़ाकार संगठना थी। आबा साहब, ये रज़ाकारों के अत्याचार और जुल्म और ज़बरदस्ती के बारे में आपने तो कहा, और उसका प्रमुख कारण यह दिख रहा है कि जो गैर मुस्लिम थे उन्हीं के ऊपर यह अत्याचार हो रहा था। अब 10-12% लोग मुस्लिम भी स्टेट में थे, क्या उनका क्या रवैया था? वो इस रज़ाकार को सपोर्ट कर रहे थे या कुछ? इसके बारे में आप कुछ कह सकते हैं?
हिंदुओं के ऊपर अत्याचार चल रहे थे, यह तो सत्य है, इसमें कोई दो राय नहीं कि वो मुसलमान नहीं है, इसके लिए हिंदुओं पर अत्याचार कर रहे थे रज़ाकार। सामान्यतः मुसलमान समाज और हिंदू समाज इसमें कोई बहुत मतभेद गाँव में थे ऐसी बात नहीं है। ज़्यादा करके मुसलमान अल्पसंख्यक थे, कोई एक छोटे मोटे मध्यम ऐसे शहर छोड़कर बाकी जगहों पर मुसलमान अल्पसंख्यक थे और हिंदू बहुसंख्यक थे। हिंदू शांतता प्रिय होने की वजह से उनमें बहुत कुछ मुसलमानों को तकलीफ़ भी नहीं होती थी, लेकिन मुसलमान लोगों ने रज़ाकारों को प्रतिकार किया, ऐसा कहीं उदाहरण देखने को नहीं मिलता है। इसका एक सम्माननीय अपवाद है और वो है शोएबुल्लाह खान का। यह शोएबुल्लाह खान यह पत्रकार था, वेल एजुकेटेड था और वो पत्रकारिता का एक धर्म के साथ ऐसा काम करने वाला था, प्रोफेशन मिशन बोल के काम करने वाला था। तो यह अलग अलग उसने अखबारों में काम किया और उसका एक इमरोज़ नाम का दैनिक निकलता था हैदराबाद से। तो उसमें वो निज़ाम के ऊपर क्रिटिसिज्म भी करता था। उसकी क्रिटिसिज्म इतनी परफेक्ट रहती थी और उसकी जो दलीलें देता था वो क्रिटिसिज्म के लिए, तो उसके लिए निज़ाम भी बौखला गए थे। तो कासिम रज़वी यह निज़ाम का मददगार होने की वजह से कासिम रज़वी भी उसकी तरफ जो है वो बहुत ही ऐसा देखता था कि इसको कैसा मिट्टी में मिलाया जाए इमरोज़ को। तो एक दिन भाषण इमरोज़ के डेली जो एडिटोरियल आते थे उसमें निज़ाम के ऊपर टीका रहती थी कि यह गलत है, हिंदुओं के ऊपर ऐसा अन्याय अत्याचार करना यह गलत है और यह रोकना चाहिए, यह तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। आप राजा है, राजा का धर्म क्या है, राजा ने सभी लोगों का रक्षण करना चाहिए, तो आप आक्रमणकारी को खुली छूट दे रहे, यह गलत है ऐसा। और यह इस्लाम को भी मंजूर नहीं है। इस्लाम में ऐसा नहीं कहा है कि तुम जो गैर मुसलमान है उसका खून करो, उनको तकलीफ़ दो, उनके ऊपर अन्याय अत्याचार करो, ऐसा इस्लाम में भी नहीं कहा है। यह वो लिखता था इमरोज़ में। तो ये इतना बढ़ गया उसका लिखान का परिणाम कि कासिम रज़वी ने एक दिन उसकी मीटिंग चल रही थी रज़ाकारों की हैदराबाद में, उसमें उसने लिखा कि मैं बोलता हूँ, कासिम रज़वी बोल रहा है कि मैं बोलता हूँ कि ये शोएबुल्लाह खान ये मुसलमान होकर भी निज़ाम के ऊपर इतना क्रिटिसिज्म करता है, तो ये जिंदा कैसा रहता है। ये जो हाथ से जो लिखता है उसका हाथ कलम नहीं को होता है। मुसलमानों को इसने इसके लिए इंस्टिगेट किया और वो उसकी मीटिंग ख़त्म हो जाते ही वहाँ से जो लोग निकले वो इमरोज़ की कचहरी में गए और उन्होंने शोएबुल्लाह खान को बाहर खींच कर निकाला, रास्ते पर गिराया और उसके हाथ काट कर दिए और उसको मार भी दिया, उसका कत्ल कर दिया वहाँ पर। तो ये शोएबुल्लाह खान का जो एक अनुभव है और यह जो प्रसंग है और यह उसका जो बलिदान है वो हुतात्मा हो गया। और ये जातीय सलोख के लिए, कम्युनल पीस के लिए ऐसा यह शोएबुल्लाह खान का अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान इसमें रहा है। और मैं समझता हूँ, मुझे जहाँ तक जानकारी है कि ये शोएबुल्लाह खान के सिवा और किसी ने इसके लिए अपनी जान नहीं दी। ये सुनने में आया है कि कहीं कहीं जगह पर जेल में जो सत्याग्रही डाले जाते थे उनमें से कुछ जेलर और सभी जेलर जो है वो मुसलमान थे। उस समय स्थिति ऐसी थी, मैं बतलाना चाहता हूँ कि पॉपुलेशन में 13% 14% तक मुसलमान थे
लेकिन जॉब्स में जो है वो 70-80% तक मुसलमान थे और 10-12%, 15% तक हिंदू लोगों को जॉब्स मिलते थे। तो स्वाभाविक ही सभी जगह पर जेल्स में जो जेलर थे वो मुसलमान थे, लेकिन कहीं कहीं जगह पर जेलर मुसलमान होते हुए उन्होंने हिंदू जो सत्याग्रही थे उनको अच्छी तरह का बर्ताव किया और उनको नियमानुसार जो कुछ भी सहूलत देनी थी वो दी। ऐसे कुछ जो है वो जानकारी में आए हैं और वो रिकॉर्ड में भी है, लेकिन ओवरऑल ऐसा ये मुक्ति संग्राम में मुसलमानों ने पार्टिसिपेट किया ऐसा नहीं है। आबा साहब, आपके पूरे इस वार्तालाप में एक उल्लेख मुझे नहीं मिला, वो स्त्री शक्ति के योगदान के ऊपर, कि यह आंदोलन में स्त्री शक्ति, महिलाओं का सहभाग कितना था और कितना महत्वपूर्ण रहा। महिलाओं का योगदान इसमें नहीं था ऐसा नहीं, महिलाओं का भी योगदान था, लेकिन हमें यह देखना है कि मराठवाड़ा मुक्ति संग्राम का जो यश मिला वह 1948 की बात है। इसके पहले यह सब आंदोलन 50 साल तक चलते रहा। तो उस समय की जो सामाजिक स्थिति थी उसमें महिलाओं का शिक्षण बहुत कम था। महिलाओं बाहर निकलकर सामाजिक कामों में सहभाग दे ऐसी स्थिति हैदराबाद स्टेट में नहीं थी। मुसलमानों का अमल होने की वजह से महिलाओं को बाहर निकलने एक डर जैसा माहौल होता था, तो वह ओपनली बाहर नहीं आ सकते थे। हिंदुओं के सम्मेलन सन ऐसे मनाने में भी काफ़ी इन्होंने पाबंदियां लगा कर रखी दी थी। उसके लिए परमिशन लेना ज़रूरी है, ये करना ज़रूरी है। अगर मुहर्रम का निकला तो उस समय आगे 15 दिन, पीछे 15 दिन ऐसे कोई हिंदुओं के त्यौहार न हो, उनके जो है प्रोसेशंस न निकले, ऐसे रूल थे। तो इस वजह से महिलाओं का सामाजिक कार्यक्रमों में ही सहभाग नहीं रहता था और महिलाएं अपने घर में ही कैद होकर रह गई, ऐसी ओवरऑल सिचुएशन थी। हैदराबाद या ऐसे कुछ 2-4 शहरों में जो है वो शायद महिलाएं बाहर आती थी। फिर भी बाहर के भारत में जो आंदोलन चल रहा था उसमें महिलाओं का जो है वो आज़ादी के आंदोलन में काफ़ी सहभाग रहा, उसका परिणाम कुछ न कुछ होता था। मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा, जो सम्मानीय उदाहरण है वह दगड़ाबाई शेळके का। दगड़ाबाई शेळके यह उस समय के औरंगाबाद ज़िले की, अभी वो उनका जो गांव है वो जालना डिस्ट्रिक्ट में है। तो दगड़ाबाई शेळके यह एक अशिक्षित लड़की थी उस समय की और उसका विवाह भी हो गया था, लेकिन उसके ऊपर इतना परिणाम हुआ यह मुसलमानों के रज़ाकारों के अत्याचार का कि उसका विरोध करने के लिए उसने सैनिकी शिक्षण लिया और सैनिकी शिक्षण लेके तलवार लेके वो निकलती थी और वो अन्याय अत्याचार के विरुद्ध खड़ी हुई थी। जहाँ जहाँ कहीं भी महिलाओं को तकलीफ़ हुई, अन्याय हुआ, अत्याचार हुआ, बलात्कार हुए, वहाँ पर वो जाके वो जो जिसने किया है वो गुनाहगारों को वो सज़ा देती थी। और एक अगर लड़की बाहर आकर करती है तो फिर लोग भी उसको साथ देते थे। तो यह दगड़ाबाई शेळके फिर उसके गांव वाले बोलने लगे, उसके घर वालों को, उसके पति को भी बोलने लगे कि यह तुम्हारी औरत जो है बाहर जाके काम करती है और फिर वो पुलिस वाले आते हैं, रज़ाकार रहते हैं, वो हमें तकलीफ़ देती है। तो वो पति भी उनका जो था वो जरा दोलायमान उसकी मनस्थिति हो गई। तो वो उसने पति को बोल दिया कि अभी तुम घर संभालो, संसार संभालो, मैं चली। और वो बाहर आ गई और उसने जो है वो ये पूरी तरह से अपने
को मुक्ति संग्राम आंदोलन में झोंक दिया और अभी तक वो जीवित थी और जीवित रहे। हमने उनका जो सत्कार है वह जब स्वर्ण महोत्सवी कार्यक्रम हुआ उसमें दगड़ाबाई शेळके का सत्कार किया था, गवर्नमेंट की तरफ से भी उनका सत्कार हो गया था। तो यह रणरागिनी दगड़ाबाई शेळके बोल के उनका नाम विख्यात है। तो ऐसे कुछ जगह पर ऐसे महिलाओं का भी सहभाग इसमें रहा। अपने शहर में के आशाताई वाघमारे जो है उनका भी योगदान काफ़ी रहा। उन्होंने भी बड़ी संख्या में जो है शहरों की महिलाओं को एकत्रित किया, दौरे किए, प्रवास किया और उन्होंने भी महिलाओं का अच्छी तरह से संगठन किया। गुजराती समाज की भी महिलाओं ने इसमें काफ़ी योगदान दिया। मारवाड़ी समाज के भी महिलाओं ने आंदोलन दिया। बोले जाए तो ऐसा है कि हिंदू समाज के सभी वर्गों के महिलाओं का सहभाग रहा, लेकिन उसमें स्वाभाविक तौर पर शहरी महिलाओं का सहभाग रहा। लेकिन मैं ऐसा कहता हूँ कि इसके लिए अभी भी रिसर्च करने की ज़रूरत है कि इसमें महिलाओं का कितना सहभाग रहा, कहाँ कहाँ पर महिलाओं ने पार्टिसिपेशन किया। अभी देखो जो हुतात्मा बने इस संग्राम में, आर्य समाज के लोग बने, हिंदू संगठनों के लोग बने, कांग्रेस के लोग बने, तो इनके जो है वो घर वालों को तकलीफ़ हुई तो उसमें भी काफ़ी जगह पर महिलाओं ने जाके उनके परिवारजनों को मदद की। तो यह स्वाभाविक है कि महिलाओं के सिवा यह हो नहीं सकता था। अब्बास साहब जी, आपने मराठवाड़ा मुक्ति संग्राम की बहुत सी हमारे मालूमात दी है। कई नए पहलू हो जो हमें मालूम नहीं थे, विशेषतः तरुण वर्ग को जो मालूम नहीं थे वो इस वार्तालाप में साझा हो गए हैं। आप ये कबूल करेंगे कि ये संग्राम, ये आखिर स्वतंत्रता, ये एक साधन है। साध्य तो यह है कि हमारा बहुमुखी विकास हो, समाज के सभी तबकों का हो और सामाजिक सौहार्द रखते हुए हम विकास करें। आप अभी 6 दशक तो 7वें दशक हो रहे हैं, तो इस परिप्रेक्ष्य में आपका क्या कहना है कि हमारा साध्य हस्तगत करने मिलाने में हम कुछ यशस्वी हुए हैं? मुक्ति संग्राम का यह जो आंदोलन चला उस समय तो इसका साध्य एक ही था कि निज़ाम का जो जुल्मी शासन था उससे कैसी मुक्ति मिले। वो मिल गई। भारत सरकार ने कार्रवाई की, मिलिट्री एक्शन हुई और वो अपने को स्वातंत्र्य मिला। पूरे देश के साथ में हम भले 13 महीने के बाद क्यों न हो उनके साथ में आ गए। स्थिति ऐसी है कि पहले से ही यहाँ पर अन्याय अत्याचार रहे। एजुकेशन में भी बहुजन समाज जो है वो पीछे रहा, इंडस्ट्री में हम पीछे रहे, हमारे पास बहुत अच्छा टूरिज़्म है फिर भी हम पीछे रहे। यह सब जो है वो पीछे रह गए। उस समय ये करने के लिए किसको समय ही नहीं था, अनुकूल वातावरण नहीं था, पीसफुल एटमॉस्फेयर जो इंडस्ट्री और विकास के लिए चाहिए वो नहीं थी। तो इसकी वजह से कैसे विकास हो, अब उसका विषय जो है हम कर सकते हैं। अभी जो नेता है वो अपने लोग हैं, अपने इलेक्टेड मेंबर्स है, तो इनके लिए पीछे क्या गलतियां हुई वह देखकर वो गलतियां फिर से न हो इसके ऊपर ध्यान रखते हुए फिर वैसी स्थिति पैदा न हो, गलत लोगों के हाथ में शासन न चला जाए, यह देखना भी बहुत ज़रूरी है। इतिहास से जो लोग सबक नहीं लेते हैं उनको इतिहास सबक सिखाता है, ऐसी कहावत है। तो अपने को यह बहुत ज़रूरी है देखना कि पीछे की गलतियों से ध्यान ले, सबक ले और आगे की ओर चले। अब 72 साल इस चीज़ को हुए हैं कि हमें मुक्ति मिली, लेकिन आज भी क्या देखते हैं
कि महाराष्ट्र के बाकी के हिस्से जिस तरह प्रगत हुए हैं उस हिसाब से देखे जाए तो मराठवाड़ा आज भी पीछे है। मैं इस लीगैलिटी में नहीं जाता हूँ कि कितना अनुशेष बाकी है, कितना परसेंटेज में बाकी है, वो देखने की और परीक्षण उसका करने की, रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास गाँव में जाकर देखने से और बाकी महाराष्ट्र के फॉरवर्ड डिस्ट्रिक्ट जो है वहाँ के गाँव में जाकर देखने से ही पता चलता है कि हम कितने बैकवर्ड रहे हैं, हमें कितने विकास करने की ज़रूरत है। यहाँ पर अजंता एलोरा जैसी और पैठन जैसे ऐसे अच्छी तरह के जो जग प्रसिद्ध ऐसे मॉन्यूमेंट्स है, फिर भी अभी टूरिज़्म पीछे है। एजुकेशन में भी हम थोड़े बहुत क्यों न हो लेकिन काम किया है, लेकिन हम पीछे ही है। तो यह सब कम्युनिकेशन के लिए भी हमें बहुत आंदोलन करना पड़ा, तब कहीं जाके ब्रॉड गेज आ गई। अभी डबल लाइन नहीं हुई है, यह सब चीज़ें चल रही है। इंडस्ट्री में भी हम पीछे हैं, आगे जाना चाहिए। इसके लिए जो अनुकूलता चाहिए, जो और एक फोर्सफुल ऐसा कुछ तो भी इम्पल्स मिलना चाहिए। ये सब करने के लिए तरुण जो पीढ़ी है उसने आगे आना चाहिए। अगर यह तरुण लोग आगे आएंगे और वो पीछे उनके ऊपर कुछ अगर प्रेशर नहीं रहेगा किसी तरह का, तो वो काम करके दिखा सकते हैं, उनमें वो पोटेंशियल ज़रूर है। और यहाँ के लोग कोई पीछे नहीं रहते। बहुत सारे ऐसे लोग हैं हमारे पास, यहाँ इंजीनियरिंग ग्रेजुएट है या मेडिकल वाले हैं, ये विदेशों में जाकर भी मराठवाड़ा के लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है, आज भी काम में आगे है वो लोग। तो यहाँ पर कोई ब्रिलियंसी या कोई इंटेलिजेंस में कमी है ऐसी चीज़ नहीं है, लेकिन यहाँ पर अभी और इम्प्रूवमेंट करने के लिए बहुत जगह है, यह ज़रूर। और यह मुक्ति संग्राम में जिस झील से, लगन से लोगों ने सहभाग दिया, अपने पूर्वजों ने काम किया, हुतात्मा बने, तो अब हुतात्मा बनने की ज़रूरत नहीं है, ब्लड शेडिंग करने की ज़रूरत है, लेकिन टॉयल करना है, श्रमदान करना है, अपने को काफ़ी काम करना है, तो ही विकास होगा। और एक पहलू की तरफ मैं ध्यान देना उचित समझूंगा आपको कि ये जो आंदोलन हुआ वह आंदोलन स्वाभाविक इसमें जिसके अगेंस्ट में हुआ वह निज़ाम, कासिम रज़वी, रज़ाकार, इनके अगेंस्ट में यह आंदोलन चलता रहा और इन्होंने बहुत अत्याचार किए, जाने गई, लोगों को अपनी जान माल सब गंवाना पड़ा। यह सब इतना होने के बाद में भी जब स्वातंत्र्य मिला तो उसके बाद में कोई भी घटना की, किसी भी घटना की इंक्वायरी नहीं हुई, उनको किसी को भी वो गुनाहगारों को सज़ा नहीं मिली। ऐसा होते हुए भी बहुजन समाज ने कुछ आंदोलन नहीं किया और उन्होंने ऐसा मांग भी नहीं की कि जिन्होंने ये सब किया उनको गिरफ्तार करो, उनके ऊपर खटले भरो, उनको सज़ा दो। ऐसा किसी ने भी नहीं किया। लोगों ने भूल जाओ, क्षमा करो, ऐसा रखा। बहुसंख्य हिंदू समाज यह शांतता प्रिय होने की वजह से उन्होंने फॉरगेट एंड फॉरगिव यह फार्मूला अपनाया और आप देखते हैं कि आज भी मराठवाड़े में बहुसंख्य गांवों में हिंदू मुसलमान यह इसमें कोई तेड़ नहीं है। और अगर कोई पॉलिटिक्स वाले लोग अगर छोड़ दे तो इसमें सौहार्द भी है। तो यह यहाँ के समाज की जो है ये एक विशेषता है कि ये फॉरगेट एंड फॉरगिव पर रहता है, तो इसका गलत अंजाम भी नहीं होना चाहिए। तो अपने को सभी लोगों को जागरूक रहना चाहिए और पिछली जो घटनाएं हुई है उनके ऊपर से पर्याप्त बोध लेकर आगे बर्ताव करना चाहिए कि फिर से वैसी घटनाएं न हो, गलत लोगों के पास शासन न जाए, इसकी भी हमें सावधानी लेनी चाहिए। और यह जो सौहार्द पीछे की पीढ़ी ने बना कर रखा है उसे आगे की पीढ़ी भी वैसा ही सौहार्द रखे और मराठवाड़े का विकास करने में अपनी पूरी जान, पूरी शक्ति, पूरी ताकत लगाए। तो यह अगर हुआ तो इस मुक्ति संग्राम में जिन लोगों ने तकलीफ़ उठाई, जान दिए, हुतात्मा दिए, उनकी वो जो सभी जो उनका जो
पूरा काम हुआ उसके ऊपर हमने कुछ न कुछ तो भी उनको न्याय दिया, ऐसा हो जाएगा, उनको याद करेंगे ऐसा हो जाएगा। तो मुझे लगता है यह अपेक्षा करना, नई पीढ़ी के ओर से यह अपेक्षा करना ही उचित होगा। माननीय आभा साहब जी, आप वैसे अभियंता है, उद्योजक है, लेकिन इस विषय में आपका जो अभ्यास है, मनन है, गाढ़ा चिंतन है, वो देखते हुए यह वार्तालाप और भी हम कई घंटे चला सकते हैं ऐसा मुझे लगता है, लेकिन समय की मर्यादा ध्यान में रखते हुए आज का इस वार्तालाप या साक्षात्कार हम यहाँ ही ख़त्म करते हैं। देवगिरी विश्व संवाद केंद्र की ओर से और सभी श्रोतागणों की ओर से मैं आपका ऋणी हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।